Friends, this is Tushar sir. Welcome to this channel Easy Physics by Tushar sir. Here you will get all the concept, exercise and numerical of 11th and 12th standard of physics. Today I am going to take lecture. Physics chapter will be motion in a plane of class 11th standard. आज का जो आपका टॉपिक होगा एडिशन ऑफ वेक्टर सदिशों का योग। इसके लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे वेक्टर क्या होता है वो आपसे डील किया हुआ था, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है वो भी मैंने आपसे डील किया हुआ था। आज हम देखते हैं कि आप किसी भी वेक्टर का एडिशन कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले एडिशन करने से पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि हम एडिशन क्यों करेंगे, हमें इसकी नेसेसरी क्या है, कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़े कि हम वेक्टर का एडिशन करें। जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास एक ये वायर है, इसकी लेंथ है 3 मीटर, एक ये दूसरी वायर है, इसकी लेंथ है 2 मीटर। ये पहला केस, एक वायर है जिसकी लेंथ है 3 मीटर, एक वायर है जिसकी लेंथ है 2 मीटर। क्लियर। एक बॉल को मैंने ऊपर की तरफ इस तरीके से थ्रो किया, ये बॉल आपका इस तरीके से मूव कर रहा है। बॉल को मैंने, स्टोन है आपके पास या तो बॉल है, उसको मैंने इस तरीके से थ्रो किया, ये तो बॉल आपका ये पैराबोलिक पाथ में इस तरीके से मूव करेगा। अभी मुझे बताओ इस बॉल का जो मोशन है वो मोशन कैसा है, 1D मोशन है कि 2D मोशन है। क्लियर, सिंपल सी बात है कि बॉल आपका देखो एक्स डायरेक्शन में भी आगे की तरफ भी जा रहा है और ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है। एक्स डायरेक्शन में भी ये मूव कर रहा है, आगे की तरफ भी बॉल जा रहा है और ये बॉल ऊपर की तरफ भी जा रहा है, यानी कि ये बॉल एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब मोशन कैसा है आपका, 2D मोशन है, 2 डायरेक्शन में। चल अब मैं आपसे बोलता हूं कि जब ये बॉल आपका यहां पर है, यहां पर आपको सिंपल सी बात पता है कि ये बॉल आपका आगे की तरफ भी जा रहा है और ये बॉल आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है और ये बॉल आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की तरफ भी और ये आगे की तरफ भी जा रहा है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यहां पर ये जो बॉल है ये आगे की तरफ आपका ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये बॉल आपका ऊपर की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और अपवर्ड डायरेक्शन में कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब मुझे आप ये बताओ तो इस बॉल की नेट वेलोसिटी कितनी है। बॉल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। बॉल की अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड। तो बॉल की नेट वेलोसिटी कितनी है, बात समझना। ये एक वायर है जिसकी लेंथ है 3 मीटर, यहां पर एक वायर है जिसकी लेंथ है 2 मीटर। अगर मैंने दोनों को कंबाइंड किया तो मुझे एक वायर मिलता है जिसकी लेंथ होती है कितनी, 5 मीटर। लेंथ ये क्या है, लेंथ है। लेंथ कौन सी क्वांटिटी है, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि। तो स्केलर क्वांटिटी का एडिशन आपने किस तरीके से किया, 3 मीटर लेंथ का ये एक वायर है, 2 मीटर लेंथ का ये एक वायर है, दोनों को आपने ऐड किया तो आपके पास जो वायर मिला उसकी लेंथ कितनी मिली, 5 मीटर। यानी कि आपने इसको डायरेक्ट सिंपली मैथमेटिक्स से आपने इसको ऐड कर दिया, 3 + 2 विल बी 5 मीटर। एक वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, एक वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो क्या ये 5 + 3 विल बी ये 8 मीटर पर सेकंड होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि। और वेक्टर क्वांटिटी का जो एडिशन होता है वो आप इस तरीके से नहीं करते हो, आप उसको डायरेक्ट आप मैग्नीट्यूड ऐड नहीं कर पाओगे। आप उसको ऐसा नहीं है कि ये 3 + 5 विल बी 8 मीटर पर सेकेंड, दैट इज रॉन्ग, ये गलत है आपका। मैग्नीट्यूड आप ऐड कब करोगे, जब आपका स्केलर क्वांटिटी होगी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, फोर्स हुआ, तो ये जितनी भी क्वांटिटी, इंपल्स हुआ, तो ये जितनी भी क्वांटिटी है ये सब आपके वेक्टर क्वांटिटी है, सब आपकी सदिश राशि है। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका जो आप एडिशन हो, आप इस तरीके से आप उसका एडिशन नहीं करोगे, ये एडिशन क्या है, रॉन्ग है। तो अब बात आती है कि अगर इसका एडिशन हम इस तरीके से नहीं करेंगे तो हम इसका एडिशन हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आज कि वेक्टर को हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो उसको ऐड करने के लिए आपके पास 2 मेथड है। सबसे पहले मैं बात करता हूं ग्राफिकल मेथड। सबसे फर्स्ट मैं बात करता हूं आपसे कि किसी भी वेक्टर को आप ग्राफिकल मेथड के थ्रू किस तरीके से आप उसको ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए।
ये आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर बी। ये बताओ वेक्टर ए का ये जो एरो की जो लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका मैग्नीट्यूड, और ये इसकी ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी डायरेक्शन। बी की ये जो वेक्टर है इसकी जो लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, बी का मैग्नीट्यूड, और ये जो एरो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसकी डायरेक्शन। तो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। आपको दोनों को ऐड करना है, दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। चलो ऐड कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करना आपको, कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट ले लो, ले लिया। अब यहां से आप वेक्टर ए को ड्रॉ करो। वेक्टर ए को मैंने ड्रॉ किया, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, मतलब कि इस वेक्टर को उठा के आपने यहां पे रख दिया। आप ऐसे समझो, जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड, और जहां जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में। तो यहां से मैंने एक वेक्टर ये ड्रॉ किया, ये वेक्टर ए। क्लियर। अब इसके हेड से, ये इसका हेड है, इसके हेड से आपको ये ए हो गया। अब ए में जिसको आपको ऐड करना है उसको आप ड्रॉ करोगे, लेकिन ड्रॉ कहां से करोगे, इसके हेड से। अब इसके हेड पर आओ, अब यहां से मैं वेक्टर बी को ड्रॉ करूंगा। सेम मैग्नीट्यूड वही होना चाहिए जो बी का है, और डायरेक्शन भी आपकी वही होनी चाहिए। तो ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, और जितना मैग्नीट्यूड इसका होगा वही उतना मैग्नीट्यूड यहां पर होगा। यानी यहां से मैंने ये ड्रॉ किया किसको, वेक्टर बी को। ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। अब ये हो गया, ये इनिशियल पॉइंट है, समझना। अब ये यहां से मैंने स्टार्ट किया था और ये फाइनल पॉइंट है। अब ये इनिशियल पॉइंट यानी कि इसका टेल और इसका हेड, इन दोनों को आप मैच कर दो। ये जो डायरेक्शन आपको मिलती है ये आपका है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट यानी परिणामी। ये जो रिजल्टेंट है इसको आपने रिप्रेजेंट किया आर से, यानी कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये ऐड करने का तरीका है। वेक्टर ए को ड्रॉ करो, इसके हेड से वेक्टर बी को ड्रॉ करो। अब जहां से रेफरेंस पॉइंट आपने लिया है और ये फाइनल पॉइंट, इसको मैच कर दो। ये जो रिजल्टेंट है इसका ये जो इसकी जो लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, कुल परिणामी। और ये जो एरो आपको दिख रहा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसकी फाइनल डायरेक्शन कहां पर है। जैसे ए की डायरेक्शन कहां पर है, ये डायरेक्शन है। बी की डायरेक्शन कहां पे, ये। अगर मैं दोनों को कंबाइन करता हूं तो नेट डायरेक्शन कहां पर मिलती है, तो नेट डायरेक्शन आपको मिलेगी ये आपका है रिजल्टेंट। बात समझ में आ गई। चलो एक तो तरीका ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका और है ऐड करने का। जैसे मान लो हमारे पास, इसी को मैं ऐड करता हूं, ये ए और ये बी, इसी को मैं ऐड कर देता हूं। अभी देखो ये ग्राफिकल मेथड की मैं बात कर रहा हूं, ये ए और बी, अगर मैं इन्हीं दोनों को मैं ऐड करता हूं। चलो सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट मैंने लिया, यहां से सबसे पहले आप ए को ड्रॉ करो। तो मैंने यहां से ए को ड्रॉ कर दिया, देखो ये ए हो गया। क्लियर। अब ये ए को ड्रॉ करने के बाद से अभी आपको बी को ड्रॉ करना है, लेकिन इसके हेड से नहीं करना है, इसके इसी रेफरेंस पॉइंट से करना है। एक रेफरेंस पॉइंट आपने लिया, वहां से ए को ड्रॉ किया और वहीं से आप बी को ड्रॉ करो। तो ये बताओ, तो बी की डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड भी है, यानी कि बी आपका यहां पर कुछ इस तरीके से आएगा। ये हो गया बी, ये ए और ये बी। इतना करने के बाद से आप क्या करोगे, इसके हेड पर आओ, ये इसका हेड और ये बी का हेड। इसके हेड से आप बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, ये इसके पैरेलल में आपको यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैंने यहां से देखो ये लाइन ड्रॉ किया। अब आप इसके बी के हेड पे आओ और ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। तो ए ये है, इसके पैरेलल एक लाइन मैंने यहां से ड्रॉ कर दी। क्लियर। जहां पे ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, अब ये रेफरेंस पॉइंट से इसको आपने क्या किया, मैच कर दिया। ये एरो, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है आपका, ये आपका है रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये रिजल्टेंट है आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अच्छा ये बताओ, देखो रिजल्टेंट ये एक वेक्टर ये था,
एक वेक्टर ये था, दूसरा वेक्टर, दोनों को मैंने ऐड किया। ये बताओ ये पहले तरीके में जो पहला जो मेथड है इसमें मैंने ऐड किया, देखो ये ए और ये बी, इसका रिजल्टेंट ये आता है इस डायरेक्शन में, और ये मैग्नीट्यूड। यहाँ भी देखो ए और बी का जो रिजल्टेंट आता है वो वही है और उसका डायरेक्शन भी वही है। देखो ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट, देखो दोनों डिक्टो सेम टू सेम एक जैसे ही दिख रहे हैं आपको। ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट, दोनों रिजल्टेंट अगर आप देखो तो दोनों आपको एक जैसे ही दिख रहे हैं। रिजल्टेंट में कोई भी फर्क आपका नहीं पड़ेगा, ना तो मैग्नीट्यूड में ना तो डायरेक्शन में। रिजल्टेंट में कोई भी इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा। तो ये रिजल्टेंट हो गया है ए और बी के बीच का। अभी इसमें और भी बहुत कुछ है, अभी मैं आपको आगे बताता हूं। अभी आपके लिए इतना समझो कि ग्राफिकल मेथड के थ्रू आप किसी वेक्टर को किस तरीके से ऐड कर सकते हो। अभी इसमें और भी कुछ है, ठीक है, अभी मैं आपको आगे डील करता हूं। इतना समझ आपको आ गया कि इस तरीके से आप क्या करोगे, किसी भी दो वेक्टर अगर आपको दिया है तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, इस तरीके से आपको ऐड कर देना है। या तो आप ये तरीका यूज कर सकते हो या तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। ओके, अभी हम इसके आगे देखते हैं कि जैसे अगर मान लो हमारे पास एक से दो से अधिक वेक्टर दिए, मान लो एक वेक्टर ये है ए, एक वेक्टर ये है बी, ये वेक्टर है सी, ये वेक्टर है डी। आपको इन सबको ऐड करना है, सबको ऐड करना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट सपोज करूं, यहां से सबसे पहले आप वेक्टर ए को ड्रॉ करो, तो ये वेक्टर ए हो गया। अब यहां से वेक्टर बी को ड्रॉ करो, इसके हेड से, ये होता तो बी इधर है तो ये हो गया वेक्टर बी। यहां से वेक्टर सी को ड्रॉ करो, तो सी इधर है, देखो ये हो गया वेक्टर सी। यहां से वेक्टर डी को ड्रॉ करो, सी में डी को, तो डी आपका इस साइड में है, ये हो गया डी। ए बी सी एंड डी, ये कंप्लीट हो गया ना। अब कंप्लीट होने के बाद अब मुझे अभी बताओ, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका रिजल्टेंट। ये क्या है आपका रिजल्टेंट आर वेक्टर। तो ये आर कितना आपका, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। बात समझ आ रही है? कभी भी ऐसी गलती मत करना कि ये ए, ये बी, ये सी और ये डी और ये रिजल्टेंट, नहीं, रिजल्टेंट में तो डायरेक्शन अपोजिट है। ये बात समझ, तो इस तरीके से आप रिजल्टेंट कितने भी वेक्टर हो आप उसका रिजल्टेंट आप इस तरीके से आप उसको फाइंड आउट उसमें कर सकते हो। क्लियर समझ आपको हो गया? अब देखो यहीं पे एक बात और है कि मान लो कि हमारे पास कोई क्लोज पॉलीगॉन दिया है, कोई बंद बहुभुज मान लो दिया है। मान लो कि मैंने आपको बोला कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और ये वेक्टर ये है ई, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये मैंने हमारे पास 5 वेक्टर थे ए बी सी डी ई, मैंने सबको यहां पर ऐड कर दिया, तो इसका रिजल्टेंट कितना, डायग्राम देख के बताओ, इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना आएगा, जो नेट मैग्नीट्यूड है वो कितना है, डायग्राम देख के बताओ। ये बताओ क्या कोई नेट मैग्नीट्यूड होगा क्या? जैसे मैंने ए से मैंने स्टार्ट किया, ए से ऐड करना, तो ए में मैंने ए से में सबसे पहले मैंने बी को ऐड किया, बी में मैंने सी को ऐड किया, सी में मैंने डी को ऐड किया, डी में मैंने ई को ऐड किया। अब ये बताओ, ये इनिशियल पॉइंट है और यही फाइनल पॉइंट है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही है, तो क्या कोई रिजल्टेंट होगा? कोई भी रिजल्टेंट आपका नहीं होगा। मतलब कि इफ वेक्टर फॉर्म ए क्लोज पॉलीगॉन देन रिजल्टेंट विल बी 0। हिंदी में लिख लेना कि यदि किसी बहुभुज के, यदि सदिश एक बंद बहुभुज का निर्माण कर रहे हों, पॉलीगॉन की हिंदी होती है बहुभुज, यदि सदिश एक बंद बहुभुज का निर्माण कर रहे हों तो कुल परिणाम में कितना होगा, 0 होगा। वो तो आपको देख के लग रहा है, कुल परिणाम में कितना होगा आपका 0 होगा, ठीक है। तो ये आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना आप, ठीक है। आगे समझो,
चलो जैसे ही मैंने यहाँ पे, अब मुझे आप एक बात बताना, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, ये वेक्टर ई है। इसका रिजल्टेंट कितना? अभी आप देखो, ये होता जितने भी वेक्टर है सब क्लोज पॉलीगॉन बना रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, यानी कि नेट पर रिजल्टेंट कितना? 0। लेकिन अगर मैंने ई की डायरेक्शन चेंज कर दी, किसी भी एक वेक्टर की डायरेक्शन आप चेंज कर दो, किसी भी एक वेक्टर की डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी, किसी भी एक वेक्टर, आप ई की डायरेक्शन चेंज कर दो, डी की डायरेक्शन चेंज कर दो, सी की, किसी भी एक वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दो। अगर मैंने ई की डायरेक्शन चेंज कर दी तो ये था, देखो ये था आपका ए, ये आपका था बी, ये आपका था सी, देन डी, और ये जो ई आपका ये डायरेक्शन था, ई की डायरेक्शन मैंने मैग्नीट्यूड वही है बट डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी, मतलब कि ई को मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया। मुझे अब ये बताओ, ये जो आपको दिख रहा है, क्या ये बताओ, ये जो ये ई की जो मैंने डायरेक्शन चेंज की है, ये बताओ क्या ये इन चारों का रिजल्टेंट है कि नहीं? 100% ये इसका रिजल्टेंट ही है। जैसे ये था वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना हो तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा ना, ये बताओ, तो यही तो एक रिजल्टेंट है। मतलब क्या हुआ, पॉलीगॉन में से, अगर कोई पॉलीगॉन में से किसी भी एक साइड की अगर आप डायरेक्शन को चेंज करते हो तो वो जो साइड होगी वो बाकी के वेक्टर का क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो साइड है ये रिजल्टेंट हो जाएगी, किसकी रिजल्टेंट हो जाएगी? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। किसी भी एक साइड की अगर आप डायरेक्शन को चेंज करते हो तो वो जो साइड है, वो जो भुजा है, वो बाकी के वेक्टर का रिजल्टेंट हो जाएगा, बाकी के सदिश का आपका वो कुल परिणामी हो जाएगा। आप ए बी सी डी ई किसी भी एक की डायरेक्शन चेंज कर दो, अगर मैं बी की डायरेक्शन चेंज करता हूं तो ये आपका क्या हो जाएगा? परिणामी हो जाएगा, सी प्लस डी प्लस ई प्लस ए। अगर मैं सी की डायरेक्शन चेंज करता हूं तो ये इन चारों का परिणामी हो जाएगा। बात समझ आ गई? अगर कोई आपके पास क्लोज पॉलीगॉन दिया है, क्लोज पॉलीगॉन, तो इसका नेट रिजल्टेंट कितना होगा? 0। अगर उस पॉलीगॉन में से किसी भी आप एक साइड की डायरेक्शन को चेंज कर देते हो तो वो जो साइड हो जाएगी वह बाकी का क्या हो जाएगा? वो रिजल्टेंट हो जाएगा। क्लियर समझ आपको आ गया? चलो, इसकी बात से ये तो ग्राफिकल मेथड के थ्रू आपका हो गया। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के थ्रू कि न्यूमेरिकल वैल्यू की अब हम बात करते हैं। मान लो ये आपके पास एक वेक्टर दिया है, वेक्टर ए, और ये एक वेक्टर दिया है वेक्टर बी। ठीक है, आपको इन दोनों को ऐड करना है, आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया, रेफरेंस पॉइंट यहां से मैंने वेक्टर ए को ड्रॉ किया और उसी रेफरेंस पॉइंट से मैंने वेक्टर बी को ड्रॉ किया। और मैं आपको बोल रहा हूं कि वेक्टर ए और बी के बीच में जो एंगल है वो कितना है? वो थीटा है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा क्या है? ए और बी के बीच का कोण है। तो ये ए है और ये बी है, तो इसके बीच में ये जो एंगल है वो कितना है आपका? थीटा। इसका रिजल्टेंट कहां पे आएगा? तो रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो, अभी मैंने आपको बताया था। देखो दोनों का पॉइंट एक ही है, तो यहां से ए से क्या करोगे? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, बी के हेड से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे। अब इस सेंटर से इसको क्या करोगे? आप मैच कर दोगे। ये क्या हो जाएगा? ये रिजल्टेंट हो जाएगा। ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड के थ्रू रिजल्टेंट। अब मैं इसके मैथमेटिक्स में आता हूं कि ए का कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड होगा, बी का कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड होगा, तो आप इसको मैथमेटिक्स में कैसे सॉल्व करोगे? देखो अब ध्यान से समझना, ये हो गया। अब मैंने क्या किया, मैं इसको कुछ नेमिंग कर देता हूं, P Q, ये R, और यहां से मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ की। बात समझना आप, यहां से मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, इसको मैंने थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा दिया। परपेंडिकुलर लाइन यानी ये एंगल कितना? 90।
तो पी क्यू आर ये हो गया एस और ये हो गया टी, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है। मुझे अभी बताओ, ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये बताओ दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। चल, मुझे रिजल्टेंट निकालना है। अगर ये बी है, अगर ये बी है तो मैं केवल और केवल, अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, केवल और केवल मैग्नीट्यूड की। ये बताओ तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये बताओ तो इसका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी। मैग्नीट्यूड को आप कैसे लिखते हो, जैसे ये वेक्टर ए लिखा है, इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे लिखोगे, या तो आप इसको मॉड में कर दो, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, या तो आप इस पे एरो हटा दो, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, परिमाण हो गया। इसी तरीके से बी के लिए भी, बी का मैग्नीट्यूड, ये बी का मैग्नीट्यूड हो गया, या तो आप इसमें से एरो हटा दो, ये बी का मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी परिणाम में, ये भी परिणाम में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ए का मैग्नीट्यूड ये हो गया, बी का मैग्नीट्यूड आपका ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड लिखने के बाद से ये रिजल्टेंट है, ठीक है। तो ये अगर ये बी, इसकी लेंथ है बी, तो इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी, बी, सेम है। ये लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है, ए, बात समझना, ये लेंथ कितनी है, बी, ये लेंथ है ए, और ये लेंथ कितनी है, बी। चलो, इस वाले डायग्राम में आप देखो, इस वाले ट्रायंगल, मैंने यहाँ पे लिखा ट्रायंगल आर एस टी, ट्रायंगल आर एस टी। ये बताओ ट्रायंगल आर एस टी में साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा, ये तो थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर यानी आर टी अपॉन हाइपोटेनस कितना, आर एस, लंब अपॉन कट, तो आर टी अपॉन, यानी कि परपेंडिकुलर यानी आर टी अपॉन हाइपोटेनस कितना, आर एस। तो आर टी कितना आ जाएगा, आर टी इज इक्वल टू आर एस साइन थीटा, और आर एस की वैल्यू कितनी है, आर एस कितना है, बी, ये आपका आ जाएगा बी साइन थीटा, ये एक आपका आ गया आर टी। चलो, अब यहीं पे मैं कॉस थीटा यूज करता हूँ, ये तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कट, तो बेस ये है एस टी, तो एस टी अपॉन हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस आपका है बी, तो यानी एस टी इज इक्वल टू कितना आपका आ जाएगा, बी कॉस थीटा। यानी कि ये कितना आपका आ गया, ये कितना आपका आ गया, बी कॉस थीटा, और ये आर टी कितना आपका आ गया, ये आपका आ गया बी साइन थीटा, और ये कितना दिया था ऑलरेडी, ये हमारा दिया था ए, ये ए था, और इसके साथ ये बी कॉस थीटा। अब ये आप ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल पी आर टी, ट्रायंगल पी आर टी, ट्रायंगल पी आर टी में, ट्रायंगल पी आर टी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है हाइपोटेनस, ये है परपेंडिकुलर, और ये है बेस, यानी कि हाइपोटेनस यानी कितना, पी आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कितना, आर टी का स्क्वायर, बेस यानी कितना, पी टी, बेस ये कितना है, पी टी, तो पी टी का स्क्वायर। क्लियर। तो पी आर, ये तो पी आर क्या है, पी आर की जगह पे ये रिजल्टेंट है आर, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी, तो आर टी की जगह पे बी साइन थीटा, तो हो जाएगा बी साइन थीटा का स्क्वायर, और पी टी की जगह पर, पी टी को मैंने दो पार्ट में लिखा, पी टी क्या है आपका, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, तो मैंने यहां पे लिखा ए प्लस बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत, ये देखो, एक काम करो, ये कैपिटल में है, ये बी लिखा है तो ये भी कैपिटल में कर दो, वरना कंफ्यूज हो गया आप, ये बी कैपिटल में कर दो, ये भी कैपिटल में कर दो, ठीक है, इसको कैपिटल में कर देते तो सही रहेगा। ये कितना हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां से देखो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ से मैंने बी स्क्वायर कॉमन कर लिया,
बी स्क्वायर कॉमन करोगे तो बचेगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना बचा प्लस, ये कितना बचा आपका 2ab कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1, ये आपका 1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये आप लिख सकते हो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दैट इज द रिजल्टेंट। यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर आपके पास है, ए और बी दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो उन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, फॉर्मूला आपका है आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड, कि हमारे पास जो हमारा जो रिजल्टेंट निकला उसका मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण कितना होगा, वो आपका इतना होगा। अब बात करते हैं डायरेक्शन कितनी होगी। तो देखो ये रिजल्टेंट यही है ना, इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप, तो ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन सपोज कर लेता हूं मैं कि ये जो रिजल्टेंट है ये वेक्टर ए से आपका अल्फा एंगल बना रहा है। ये जो रिजल्टेंट है ये वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है, ये आपका अल्फा एंगल बना रहा है। तो आपको ये बताना है कि ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन कितनी होगी। ये बताओ तो इसी वाले ट्रायंगल PRT में, ट्रायंगल PRT में tan अल्फा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधा, तो परपेंडिकुलर कितना RT और बेस कितना PT, RT अपॉन PT, tan अल्फा इज इक्वल टू RT कितना, तो RT की जगह पे B साइन थीटा अपॉन PT कितना, तो PT की जगह पे क्या आपका आएगा A प्लस B कॉस थीटा। यहां से अल्फा tan को इधर कर दोगे तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा, दैट इज द डायरेक्शन। ये आपकी दिशा गई। ये जो डायरेक्शन है ये कौन से वेक्टर से, वेक्टर ए से है कि ये जो अल्फा आपका एंगल है वो वेक्टर ए से है कि वेक्टर बी से, ये वेक्टर आपका ए से है। ये जो अल्फा आपने एंगल बनाया है ये आपका वेक्टर ए से है, तो ये डायरेक्शन आपका कहां पे है, फ्रॉम वेक्टर ए। तो ये आपका हो गया कि किस तरीके से आप, अगर आपके पास दो वेक्टर दिया है तो आप इसको ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से सॉल्व करोगे, और आप उसको मैथमेटिक्स से किस तरीके से सॉल्व करना, आपको ये आपका हो गया। ठीक है, इसी को आप बोलते हो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मैं यहां पे लिख देता हूं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, तो इस तरीके से आपको इसको, पैरेललोग्राम की हिंदी होती है समांतर चतुर्भुज, हिंदी में आप इसको बोलोगे समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है, जैसे इस वाले डायग्राम में आप देखो, ये तो पैरेललोग्राम आपको कौन सा दिख रहा है, तो पैरेललोग्राम आपको कौन सा दिख रहा है, PQRS एक पैरेललोग्राम है, PQRS। जैसे पैरेललोग्राम का मतलब क्या हुआ, अभी आप क्लियर समझ लो। ए और बी हमारे पास दो वेक्टर था, दोनों को मैंने ऐड किया, वेक्टर ए और वेक्टर बी मेरे पास था, दोनों को मैंने ऐड किया, तो ये था वेक्टर ए, ये था वेक्टर बी, दोनों को मैंने ऐड किया, ये था, तो रिजल्टेंट यही आया ना। तो ये मैंने सपोज किया ये PQRS, तो ये तो कोई एक पैरेललोग्राम बन रहा है, समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, जिसकी साइड्स क्या हो, सेम हो। ये ए है तो ये भी ए है, ये बी है तो ये भी बी है, तो यहाँ पर पैरेललोग्राम बन रहा कौन सा, PQRS। तो इसी को आप बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग अगर कोई दो वेक्टर किसी भी पैरेललोग्राम के दो साइड हो, अगर कोई दो वेक्टर किसी भी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड है, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो उस वेक्टर का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। अगर कोई दो वेक्टर किसी भी पैरेललोग्राम की दो साइड्स है, जैसे कि ये पैरेललोग्राम है, इसकी एक साइड है ए और एक साइड है बी, तो अगर कोई दो वेक्टर किसी भी पैरेललोग्राम की दो साइड है, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल, वो क्या होगा, उन दोनों का रिजल्टेंट होगा। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम।
यदि कोई दो सदिश किसी भी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं हो, यदि कोई दो सदिश किसी भी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं हो तो उस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो उन दोनों सदिशों का योगफल के बराबर होता है। क्लियर समझ आपको आ गया? यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं कोई सदिश हो तो उस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वो उन दोनों सदिशों के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, ये आपका, इसको लिख लेना आप, ये आपका होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और ये उसका मैग्नीट्यूड एंड देन उसकी डायरेक्शन। ओके, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। आज हमने देखा कि वेक्टर को आप ऐड कैसे कर सकते हो, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आप वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।